अपने शिविर में पड़ा सिकंदर इन्हीं परिस्थितियों से जूझता रहता था। इस समय भी उसने सेनापति सेल्यूकस को सैनिकों के पास भेजा था कि वह जाकर उनमें उत्साह का संचार करे। सेल्यूकस को गए काफी समय हो गया था, परंतु वह अभी तक नहीं लौटा था। आशंकाग्रस्त सिकंदर व्यग्र हो उठा। वह तुरंत अपने शिविर से निकलकर उस ओर चल दिया जहां उसने सैनिकों के समूह को समझाने के लिए सेल्यूकस को भेजा था। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके सैनिक समूहबद्ध उपस्थित थे और सेल्यूकस उन्हें संबोधित कर रहा था। जब सेल्यूकस ने स्वयं सिकंदर को वहां आया देखा तो उसने बोलना बंद कर दिया और सिकंदर को ही सैनिकों के समक्ष बोलने को आमंत्रित किया। सिकंदर तो स्वयं व्यग्र था, उससे बोले बिना रहा भी कैसे जा सकता था। वह तुरंत सैनिक समूह के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, यूनान के बहादुर सैनिकों, तुम्हारी वीरता के बूते मैंने इस दुनिया की सरजमी को रौंदा है और जीता है। तुम ही मेरी ताकत हो, तुम्हारा हौसला ही मेरा हौसला है। युद्ध में जीत और हार तो लगी ही रहती है। बहादुर सैनिक उसकी परवाह किए बिना अपना रास्ता खुद बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तुम भी। सिकंदर का वाक्य अधूरा ही रह गया क्योंकि उसका वाक्य पूरा होने से पूर्व ही एक सैनिक बोल पड़ा, नहीं नहीं, अब और हमसे आगे बढ़ने का मत कहिए यूनान सम्राट। हम जानते हैं कि आप हमसे आगे बढ़ने को कहना चाहते हैं, परंतु अब हम में इतनी ताकत नहीं रही। पहले आप लोग मेरी पूरी बात सुन लो, सिकंदर ने कहा। परंतु तभी दूसरे सैनिक ने कहा, पोरस के साथ युद्ध करने के बाद हमें पता चल गया है यूनान सम्राट कि एशिया में जितनी भी जातियां बसती हैं, भारतीय लोग उनमें से सबसे अधिक युद्ध कला में आगे हैं। हमें तो अब वापसी में भी भय सता रहा है। हमने सुना है कि आगे दूर तक कष्टकर मरुभूमि है, गहरी तेज बहने वाली नदियां हैं, विशाल सेनाओं वाली शक्तिशाली और समृद्ध जातियां हैं। इसीलिए हम और युद्ध नहीं करेंगे। कृपया हमें क्षमा कर दें यूनान सम्राट। अपने ही सैनिकों के मुंह से अपनी बात का काटा जाना और प्रतिवाद करना सिकंदर के लिए एक तेज झटका था। फिर भी उसके भीतर अभी आशा थी कि वह अपने सैनिकों के क्षीण मनोबल को मजबूत कर सकेगा। अतः उसने सैनिकों से पुनः अपील करते हुए कहा, सैनिकों, मुझे अविदित नहीं है कि इन देश के निवासियों ने पिछले दिनों में अनेक किंवदंतियां फैला रखी हैं, जिनका मतलब केवल तुम्हारे अंदर भय का संचार करना है, परंतु तुम्हारे अनुभव में इस प्रकार के मिथ्या संवेदनाएं नहीं है। परंतु सिकंदर के इस प्रोत्साहन से कुछ लाभ ना हो सका और सेना भारतीयों से लड़ने के लिए निरंतर विरोध करती रही। कोइनस ने कहा, यद्यपि यह सही बात है कि बर्बरों की संख्या संबंधी अफवाहों में सचेत अतियुक्ति है, परंतु इन मिथ्या अफवाहों से भी हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों की संख्या विपुल होगी। अपनी सेना का यह नकारात्मक रुख देखकर सिकंदर को अपनी सभी सपने टूटते नजर आए। वह आहत हो उठा। उसके सारे प्रयासों और चेष्टाओं को उसकी सेना नकार रही थी। अब परिस्थिति इतनी कठिन हो गई, तब सिकंदर ने खतरों के सम्मुख अकेले आगे बढ़ने की धमकी दी और इससे अपनी सेना को उत्साहित करना चाहा। सिकंदर ने कहा, डाल दो मुझे गरजती नदियों के खतरे में, छोड़ दो मुझे क्रुद्ध हाथियों की दया पर और उन कुरकर्मा जातियों के प्रति हिंसक औदार्य पर जिनके नाम तुम्हें आतंक से भर रहे हैं। मैं ढूंढ लूंगा ऐसे वीरों को जो मेरा अनुसरण करेंगे। परंतु सेना अब भी टस से मस ना हुई। सेना की यह जड़ता देखकर सिकंदर सेल्यूकस के साथ वापस अपने शिविर में लौट गया। अपने शिविर में सिकंदर अकेला था। वह सोचते सोचते कुंठित होने लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी जिस सेना को वह अजेय समझता रहा था वह इतनी कायर हो जाएगी। अपनी सेना की इस दशा से वह भी हताश होता जा रहा था। सिकंदर को अपनी वीरता का घमंड भी चूर चूर होता प्रतीत हो रहा था। उसे पोरस का शौर्य और पराक्रम जब याद आने लगता था तो उसमें हीनता का भय भर उठता था। सिकंदर के लिए यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। अतीत की वो परछाइयां
जो इस बात का साक्ष्य दे रही थी कि वह वास्तविकता में योद्धा नहीं है। यदि वह योद्धा होता तो पोरस के अकेले युद्ध करने के लिए ललकारने पर मौन नहीं रहता। इन अतीत की परछाइयों में संगल नगर की स्मृतियां उभर आती थीं, जो उसे कांटे की तरह चुभती थीं। सिकंदर को वह समय याद आने लगता था जब संगल नगर में उसका काठों से युद्ध हुआ था। उन काठों की मार इतनी भयंकर थी कि वह घबरा उठा था। ऐसे में उसे पोरस ने ही आकर बचाया था। इन्हीं कटु स्मृतियों में खोए सिकंदर को शिविर में आए सेल्यूकस ने चौंकाया। सिकंदर अपनी सोच में गुम था। उसे पता ही ना चला कि कब सेल्यूकस उसके शिविर में प्रविष्ट हो गया। यदि सेल्यूकस का संबोधन ना सुनता तो शायद उसके आने का उसे आभास ना हुआ होता। यूनान सम्राट सेल्यूकस ने उसे पुकारा था। सिकंदर की विचार तंद्रा भंग हुई थी। उसने जब सेल्यूकस को अपने सामने देखा तो क्षीण स्वर में बोला, आओ सेल्यूकस। कदाचित सेनापति सेल्यूकस के अंतर्द्वंद को समझता था, इसीलिए उसने कहा, यूनान सम्राट, व्यर्थ ही सोचने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। आपका अंतर्द्वंद स्वाभाविक है। मेरे पास सोचने के अलावा शेष भी क्या रह गया है सेनापति सेल्यूकस। सिकंदर के स्वर में उदासी थी। तुमने उन सैनिकों की हिमाकत देखी? कैसे वे लोग जो मेरे टुकड़े पर पलते थे आज मुझसे मुंहजोरी करने पर उतारू थे। आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं यूनान सम्राट। वस्तु स्थिति यह है कि सभी सैनिक बेहद थके हुए हैं। थका व्यक्ति संघर्ष करने से कतराने लगता है। वैसे भी वे सब अपने परिवार से बहुत समय से दूर हैं। इतनी दूर, निरंतर घर से दूर रहने के कारण ही उनमें पलायन की भावना जाग गई है। मैं पूछता हूं कि क्या मेरा घर नहीं है? सिकंदर ने कहा। क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या यूनान से मैं दूर नहीं हूं? मैं भी तो साहस छोड़ सकता था। निसंदेह यूनान सम्राट, सेल्यूकस बोला, परंतु आप थोड़ा धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें कि आपके सैनिकों में उत्साह लौट आए। नहीं सेल्यूकस, सिकंदर ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। वे नहीं मानेंगे। आदमी के भीतर जब कायरता एक बार घुस जाती है तो आसानी से नहीं निकलती। मैं समझता हूं कि मेरे शब्द बहरे कानों से टकराते रहे हैं। मैं ऐसे कायरों को उत्साहित करता रहा हूं जिनके हृदय त्रास से भर गए हैं। इन्हीं कायरों के कारण मेरा सपना टूट गया है। मैं इनके सामने लाचार हो चुका हूं। मैंने सोचा था कि इस पूर्वी क्षेत्र में अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित करूंगा, परंतु अब मेरी सारी आशाएं, सारे सपने, सारे विश्वास चकनाचूर होकर बिखर गए हैं। मैंने कई युद्ध जीते हैं, परंतु मैं अब अपने ही कायर सैनिकों के समक्ष पराजित हो चुका हूं। सिकंदर के इस निर्णय को सुनकर सेनापति सेल्यूकस मौन हो गया। इस प्रकार सिकंदर के रूप में वह यूनानी तूफान पंजाब से आगे नहीं बढ़ सका और 326 ईसा पूर्व में वापस लौटने लगा। वापस जाने का निश्चय भी कर लेने के पश्चात यह स्पष्ट है कि सिकंदर को उन प्रदेशों में होकर जाने की अनुमति नहीं मिली जिनको उसने पहले जीता था और जिनको भलीभांति जानता था। यह लिखित तथ्य भी है कि अभिसार ने सिकंदर से मिलने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की पराजय का संकेत है। जैसा कि दावा किया जाता है, यदि वास्तव में सिकंदर ने पोरस की शक्ति का पराभव किया होता तो अभी तक तटस्थ रहने वाला अभिसार शांति बनाए रखने एवं मित्रता अर्जन करने के लिए झटपट सिकंदर के पास दौड़कर गया होता। ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि बिना रोक टोक और बिना प्रतिरोध के सिकंदर ने चेनाब तथा रावी नदियों को पार कर लिया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब पोरस ने अपने तत्कालिक शत्रु सिकंदर को आंभी के उत्तरी प्रदेश और वहां से सिंधु की पश्चिम की ओर वापस लौट जाने के लिए मना किया था, तब पोरस ने विशाल हृदयतावश अपने प्रदेश के मार्ग से सुरक्षित चले जाने में सहायता देने का आश्वासन दिया था। यदि सिकंदर दक्षिण की ओर जाता, पोरस की ओर से यह अत्यंत दूरदर्शिता का पग था, क्योंकि यदि उसने सिकंदर को आंबी के क्षेत्रीय मार्ग और वहां से अफगानिस्तान जाने की अनुमति दे दी होती, तो जैसा कि अनुवर्ती आक्रमणकारियों ने अनेक बार किया, वैसा ही सिकंदर ने भी कृतज्ञता पूर्वक
अन्य आक्रमण करने के लिए सेना का पुनः एकत्रीकरण किया होता। रावी नदी के पार के क्षेत्रों को पोरस ने अपनी संरक्षात्मक व्यूह रचना में सन्नद्ध कर लिया था। इसीलिए ज्यों ही सिकंदर ने रावी नदी पार की, त्यों ही भारत की द्वितीय सुरक्षा पंक्ति ने अपना जौहर दिखाया। सिकंदर को ज्ञात था वह भारतीय वीर क्षत्रियों द्वारा पूर्ण सन्नद्धता एवं उत्साह पूर्वक रक्षित भारत के अन्य भागों से भी वह सुरक्षित वापस नहीं जा सकता। जब वह अन्य रास्ते से जाता तब उसकी वापसी पर पूरी चटनी बनाई जाती और विश्व विजेता बनना तो दूर, उसे तो असहाय एवं अकिंचन अवस्था में पहुंचा दिया जाता। यह हुआ भी। इसी कारण यह ध्यान रखा जाना चाहिए, पराभूत शत्रु की अपेक्षा पोरस को सम्मान तो भारतीय वीर महान राजनीतिज्ञ के रूप में इतिहास में अवश्य हो, जिसने सिकंदर के अभिमान और उसकी सेना को चूर चूर कर दिया था और शोकाकुल एवं प्रायश्चितकर्ता के रूप में सिकंदर को वापस घर लौट जाने के लिए बाध्य कर दिया था। रावी और व्यास नदी के मध्य भाग में सिकंदर की सेनाओं को अनेक विकट लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। प्राचीन काल में भारतीय सेनाएं इतनी सावधान एवं सतर्क थी कि वे किसी भी प्रकार का सशस्त्र आक्रमण सहन नहीं कर सकती थी। प्रत्येक नागरिक एवं सैनिक थे। राष्ट्रभक्ति का स्थान किसी भी प्रकार अपवित्र दयाभाव नहीं ले पाता था। व्यास के तट पर पहुंचते पहुंचते सिकंदर के सैनिकों ने आगे कोई भी लड़ाई लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि सशस्त्रधारी होने के कारण उनको प्रत्येक पग पर रोका गया था। निकट सशस्त्र प्रतिरोध किया गया था। वे भूखे रहे थे, उनको घर की याद सताने लगी थी। वे छत विछत युद्ध करने से थक चुके थे। वे अनेक युद्ध लड़ चुके थे। पोरस के साथ उनका युद्ध एशिया में चौथा एवं अंतिम महान संघर्ष था। उसकी भयावह स्मृतियां उन्हें कंपित कर देने वाली थी। जिन मार्गों से सिकंदर वापस जा रहा था उनमें उसका आगमन अभिनंदनीय न होने के कारण सिकंदर के भूखे मरते सैनिकों ने असावधान नागरिक समुदायों को लूटना शुरू कर दिया। किंतु इस तथ्य को यूनानी वर्णनों में इस असत्य दावे का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया है कि पोरस के तथाकथित प्रभाव के पश्चात और अधिक प्रदेशों के जीतने के लिए एवं लूट का माल एकत्रित करने के लिए सिकंदर दक्षिण की ओर मुड़ गया था। सिकंदर सिंध और मकरान के मार्गों से वापस गया। प्रत्येक स्थान पर उसकी शोचनीय अवस्था को प्राप्त सेना के विभिन्न वर्ग भारतीय द्वारा छुटपुट आक्रमणों, भूखमरी एवं रोगों से ग्रस्त होकर संख्या में कम ही होते गए। इस वापसी के समय मेलावी नामक एक भारतीय जनजाति ने सिकंदर से कड़ा मुकाबला किया। इसमें होने वाली अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकंदर भी घायल हुआ था। एक संघर्ष में तो उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले थे। इस विषय में प्लूटार्च ने उल्लेख किया है कि भारत में सबसे अधिक खूंखार लड़ाकू जाति मलावी लोगों के द्वारा सिकंदर की देह के टुकड़े टुकड़े होने ही वाले थे। अपनी छोटी सी टुकड़ी और स्वयं को इन बर्बर लोगों के तीर भालों के भयानक संघातों से परेशान होकर वह इन लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उन लोगों ने हाथापाई तक से भयंकर आक्रमण किया। उनकी तलवारें और भाले सिकंदर के कवच को भेद गए और उसे भयानक रूप से आहत कर दिया। इस संघर्ष की लोमहर्षक की सत्य कथा यही है कि मालवियों का एक सरसंधान इतने प्रबल वेग से हुआ था कि वह उसके जिरह बख्तर को पार कर गया और उसकी पसलियों में घुस गया। सिकंदर घुटनों के बल जा गिरा। उसी समय उसका शत्रु करवाल लेकर उसका शीश उतारने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय प्यूस्टस और लिमनियस ने स्वयं को सिकंदर की रथार्थ आगे कर दिया, किंतु उनमें से एक तो मार डाला गया और दूसरा अत्यंत घायल हो गया। इसी मारकाट में सिकंदर की गर्दन पर भारी मोटे सिरे वाली छड़ी का प्रहार हुआ। उसकी अंगरक्षक तो उसे उसकी अचेत अवस्था में ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले गया।